हेलो गाइस, आई एम मनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। ठीक है, तो एंड आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने इस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। ओके, एंड जो आपकी क्वेरीज थी कि हिंदी में भी लाए तो हिंदी में भी है और हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बस आपको इसी तरीके से सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे अपने केसेस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। एविडेंस का ये हमारी न्यूज़ है एक तरीके का जो लेटेस्ट हुआ है आपका। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में एक केस था आपका मीनाटी बांद्रा। ठीक है, मीनाटी बांद्रा एंड अदर्स वर्सेस दिलीप कुमार बांद्रा का केस था ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि when documentary evidence is available that oral testimony of witness is not sufficient to rebut its probability value। ये वाली बात क्या कहता है? ये कहता है कि अगर क्या है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अवेलेबल है तो ओरल टेस्टिमनी आप वहां पर एक तरीके से ओरल टेस्टिमनी को क्या नहीं करेंगे कि उसको रिबट करने के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब वहां पर रिबट करने के लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, सफिशिएंट नहीं मानेंगे कि जब आपके पास दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है कि गवाहों की मौखिक गवाही, ठीक है, मौखिक गवाही इसके संभावित मूल्य का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप अपनी बात को सपोर्ट भी करें या आप उसको एक तरीके से रिवर्ट करें तो आप थ्रू दी डॉक्यूमेंट्स ही करेंगे। ठीक है, आप ओरली वहां पर मान्य नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। ठीक है जी, आगे देखेंगे हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस में कि ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ वहां पर रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 354 कहाँ का? आईपीसी का। ठीक है, इसका केस है मोहम्मद एजाज शेख इस्माइल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसमें बोला गया था कि जो अनोइंग एक्ट होते हैं ना उनको हम नहीं मानेंगे, नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ 354। ये कहता है कि जो अनोइंग एक्ट है ना आप उसको 354 का ऑफेंस नहीं मानेंगे, ये वाली बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि 354 कहता क्या है। एजाज वाले केस के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने बोला कि अनोइंग एक्ट को आप 354 में नहीं मानेंगे। ठीक है, किसी को एक तरीके से परेशान करना या इस तरीके से, तो 354 कहता है असोल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स करना किसी महिला के साथ में कैसे इंटेंशन के साथ, आउटरेज हर मोडेस्टी, ठीक है, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से अगर कोई उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वो 354 में अपराध माना जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक केस के साथ में इसका इसेंशियल एलिमेंट पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, देखेंगे आपका इसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस था राजू। ठीक है, राजू पांडेरानी महाले का केस था, 2004 का केस है महाराष्ट्र का। इसमें बोला गया था एक तरीके से क्या कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट बोले तो कुछ आवश्यक तत्व, ठीक है, या इसेंशियल्स बोल देते हैं उसका। जैसे कि हम बात करें क्या क्या होते हैं इसेंशियल्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन। ठीक है, अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। पहला क्या देखिएगा, जिसके साथ असोल्ट किया जा रहा है सबसे पहले वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, जो असोल्ट किया जा रहा है पर्सन मस्ट बी अ वुमेन। कैसी होनी चाहिए? वो कौन होना चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, एंड एक्ट जो किया जा रहा है द एक्यूज मस्ट हैव यूज्ड क्रिमिनल फोर्स ऑन हर। पहली बात तो वुमेन हो। दूसरी बात क्या कह दी है आपका कि एक्यूज मस्ट वर्ड है, मस्ट वहां पर एक्यूज क्या करे उस पर यूज करे क्रिमिनल फोर्स ऑन हर। ठीक है, या सच एन एक्ट या कोई ऐसा एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन, किस चीज के? आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं या इंटेंशन यूज कर रहे हैं टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। ठीक है, क्या करने के लिए? उसकी एक तरीके से लज्जा भंग करने के इरादे से वो एक्ट आपका, वो कृत्य आपका किया गया हो। बातें क्लियर? दो केस हमने पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया हमारे यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आईपीसी का पढ़ लिया, एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन से उससे एक तरीके से अमेंडमेंट से हुआ था, किस आर्टिकल में आया है, ये पॉइंट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से हटा, ये सब चीजें आपको बतानी है। कैसा अधिकार है ये आपको पता होनी चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के। एक एक बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट
यहाँ पर जस्टिस सिद्धार्थ है, ठीक है, जस्टिस सिद्धार्थ राय चौधरी है, कलकत्ता हाई कोर्ट के, ऑब्जर्वेशन दी है। ओबिटा डिक्टा होता है ना ऑब्जर्वेशन, देखिएगा प्रेसिडेंट के हम रूल पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट होता है, ओबिटा डिक्टा होता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है उनकी, अब यहाँ पर रूल नहीं, एक तरीके से ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है। कौन से केस में दिया गया है, तो ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस अचिंता राज के केस में, ठीक है। क्या दी गई है, इन्होंने बोला है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इनकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एक तरीके से कि ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे सरकार स्टेट की, ठीक है, किसकी, राज्य सरकार की। तो ये बात आती है यहाँ पर कि स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की है, क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की, किस चीज को प्रोटेक्ट करने की, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कौन से आर्टिकल में पूछ गया, जब मैं आपसे पूछ भी रही थी, तो आपका 300 के ए में, ठीक है, 300 के ए में, ओके। यहाँ तक क्लियर सारी बातें। तो क्यों, कौन सा केस था बता चुकी हूँ, वेस्ट बंगाल का है आपका, चिंता राय का, ठीक है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, ये तो पॉइंट हो गया हमारा लेटेस्ट जो चल रहा है। तो जैसे हम लेटेस्ट के साथ में उसके एडिशनल लीगल प्रोविजन भी डिस्कस करते हैं, तो अभी हम बात करते हैं, देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी थी ना, उसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है, जब वो एक्ट था ना उसमें उस समय कैसी पोजीशन थी। तो देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली सब हिंदी में भी लिखी हुई है कि सिद्धार्थ राय चौधरी ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अचिंता राय के केस में आपका बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 300 के तहत संपत्ति का अधिकार की रक्षा करने की किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। और एक तरीके से क्या है, उसकी प्रारंभिक स्थिति देखें तो हम वो हमारा 19(1) के एक्ट में है और धारा 31 में है। अब हम बात करेंगे इससे लेकर के फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, कब आया था फर्स्ट अमेंडमेंट, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट आया, ठीक है, पहला संशोधन आया। तो पहले संशोधन में क्या क्या चीजें हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ फॉर एग्रीगेरियल रिफॉर्म्स एंड एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनइक्वालिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1951 अमेंडेड आर्टिकल 91(f) एंड आर्टिकल 31। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज की गई थी एक तरीके से जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स थे ना हमारे, ठीक है, लैंड से लेकर के इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ रिफॉर्म की जरूरत हुई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, सोशल इनइक्वालिटीज देखी थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज को इक्वल करने के लिए वहाँ पर कुछ चीज़ों को हटाया गया, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, 19 में भी बहुत अमेंडमेंट करके नई नई चीज़ें जोड़ी गई, रेस्ट्रिक्शन जोड़ी गई, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 91(f) के बारे में बात की गई कि पेविंग द वे फॉर गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन मतलब गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिएगा यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, सरकार रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है, लेकिन सरकार जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी वो किस ग्राउंड पर कर सकती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे या किस वजह से कर सकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक के हित में, यानी कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि क्या कर सकते हैं, जनरल मतलब इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के उसमें क्या किया जा सकता है, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस। ये वाली बात आई थी कि कृषि सुधार की आवश्यकता को पहचानते हुए सामाजिक असमानता को संबोधित करते हुए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 19(1) के F 31 में संशोधन किया गया और सरकार के लिए संपत्ति का अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त करना आम, मतलब किस बात को लेकर करेंगे ये रेस्ट्रिक्शंस, जनता का हित देखेंगे। मेन टर्मिनोलॉजी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे जिसमें क्या हो रहा है, आपका जनरल इंटरेस्ट का मतलब जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड जो मैंने अमेंडमेंट पूछा वो है आपका 44th अमेंडमेंट है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है आपका, 44th अमेंडमेंट है 1978 का, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज कम इनटू मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है।
द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज कम विद द इफेक्ट कब 44th अमेंडमेंट के साथ में विच एल्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप बाय अबॉलिशिंग द फंडामेंटल राइट। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ना, जो उससे पहले क्या था वो 19 हमारा क्या था, एक तरीके से फंडामेंटल राइट था, ठीक है। 19 और 31 हम इसी से रिलेट करके पढ़ते हैं, बट 44th अमेंडमेंट से इसको अबोलिश कर दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट होगा तो एक तरीके से सरकार का तो हक नहीं बनेगा प्रॉपर्टी को लेने के लिए, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ पर आती है कि नहीं, अब फंडामेंटल राइट नहीं होगा। अगर फंडामेंटल राइट होगा तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी किसी भी काम के लिए नहीं देगा, ठीक है। अगर कोई दे लेगा उससे जबरदस्ती तो ब्रीच हो जाएगा फंडामेंटल राइट का, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या जा सकते हैं, वहां पर कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 91F और आर्टिकल 31 ओमिटेड हो गए थे विद इफेक्ट फ्रॉम कब से, 20 जून 1979 से। अमेंडमेंट था 78 का, लेकिन कब से हो गए थे, क्योंकि इफेक्ट में कम इनटू इफेक्ट कब आए थे, याद रखेंगे 20 जून 1979 में, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। दी 44th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड, 44th अमेंडमेंट से एक नया, यहाँ तो खत्म हो गया प्रोविजन, ठीक है, लेकिन इंसर्ट हुआ एक न्यू प्रोविजन, आर्टिकल 300A। अब जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, ऐसा नहीं अब बिल्कुल ही अधिकार खत्म हो गया था, ठीक है। अब वो एज अ फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा, लेकिन अब एज अ लीगल राइट या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं। तो किस आर्टिकल में है हमारा अब ये एज अ लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो वो है हमारा 300A में, ठीक है। अब इसको हमारे यहाँ पर कैसे रिकॉग्नाइज मिला गया है कि विच एक्नॉलेज द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। कैसा राइट, लीगल राइट रादर देन अ फंडामेंटल राइट, ना कि अब वो हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा, ऐसा नहीं है। बातें क्लियर, देखिएगा यहाँ तक होगी। हम नेक्स्ट देखेंगे, यही सेम वही बात है जो मैंने आपको बोली है, ठीक है। हिंदी में भी सेम वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको सारी पढ़ाई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति, ठीक है, कि करंट स्टेटस क्या है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का, उसी को लेकर के बात करेंगे कि एज अ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क राइट टू प्रॉपर्टी इज अ प्राइमरी गवर्न बाय आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हम एज अ लीगल राइट या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल देते हैं, ठीक है। यस, आगे देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, ये बात हो गई। नेक्स्ट आपका 364A। अब आपको यहाँ तक हो गया, हमने 3 चीज पढ़ ली है उसकी, ठीक है, 3 केस पढ़ लिए हैं। अब हम 4th पे चलेंगे जो हमारा रिलेट करता है सेक्शन 364A पे, ठीक है। आईपीसी का ये सेक्शन है। इस केस का नाम क्या है, नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या होता है, हेल्ड होता है कि एन एक्ट ऑफ किडनैपिंग, जो किडनैपिंग का या एब्डक्शन का है, ठीक है। फिर हम आईपीसी के प्रोविजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से रिलेट करते हैं हम उसको, ये तो दूसरा सेक्शन है 364A। 359 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 59, 60, 61, 62 ये सब हमारे किडनैपिंग और एब्डक्शन से लेकर है, ठीक है। बात करेंगे प्रोसिक्यूशन मस्ट, अंडरलाइन करेंगे मस्ट प्रूव होता है कि नहीं, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, करना ही पड़ेगा, मस्ट प्रूव द डिमांड ऑफ रैंसम। मैंने ये हाईलाइट कराया है, डिमांड ऑफ रैंसम, क्योंकि 364A में फिरौती के लिए बात की गई है, या कोई किडनैपिंग करता है तो वहाँ पे फिरौती वाली बात की गई है कि अगर कोई फिरौती की मांग करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या सब क्या होगी उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर कोई मैटर है नीरज शर्मा वाले केस में कि 364A का कोई मैटर है, ठीक है, तो अब आपको क्या प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, मस्ट प्रूव द डिमांड ऑफ रैंसम, ठीक है। डिमांड ऑफ रैंसम होनी चाहिए किस वाली की, किस बात को लेकर के, कपल्ड विद दी थ्रेट भी हो, किस चीज की, लाइफ की, उस पर्सन की जिसको किडनैप या एब्डक्ट किया गया है, ठीक है। ये बात करता है आपका नीरज शर्मा के केस में, कोर्ट ने बोला है कि जो आप हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कि किडनैपिंग और एब्डक्शन अगर किया जा रहा है ना फिरौती के लिए, रैंसम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर प्रूफ भी करनी पड़ेगी क्या, कि डिमांड ऑफ रैंसम की गई थी किसी को जान से मारने की धमकी को लेकर के, ठीक है। डिमांड ऑफ रैंसम को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका, देखिएगा ये लिखा हुआ है हिंदी में भी, ठीक। अब हम 364A के कोई रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस को भी देखेंगे। आप मुझे पनिशमेंट बता सकते हैं क्या पनिशमेंट है 364A में, तो देखिएगा 364A जो है आपका डील करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम, जब कोई फिरौती मांगता है, किडनैप करके फिरौती जो मांगता है वो इसमें आता है 364A में, ठीक है। बात है क्लियर। आगे देखेंगे पनिशमेंट क्या है आपका, डेथ,
LI प्लस फाइन, ठीक है, या तो डेथ हो सकता है या LI हो सकता है, और फाइन तो आपका प्लस है वो तो होगा ही, ठीक है, एंड फाइन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो बात की कर चुके हैं ना, और इसका कभी इंसर्ट हुआ था ये आपका, कभी कम इंटू फोर्स में आया था, ये कब से आया था, तो 22 मई 1993 1993 से आया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सेक्शन 20, अब ये तो 4.4 केस हमारे हो गए कंप्लीट, 5 पे चलते हैं। सेक्शन 27 है ये एविडेंस का, ठीक है। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं, देखेंगे जी। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का कि सुप्रीम कोर्ट इन दी मैटर ऑफ पेरुमल राजा का केस है ये, किसका, पेरुमल राजा वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। रीस्टेटेड की गई थी कुछ कंडीशंस, क्योंकि 27 में ऑलरेडी बहुत कंडीशंस या कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हुई है, फिर इसमें से दोबारा से बोली गई थी, रीस्टेट की गई थी कुछ कंडीशंस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, सेक्शन 27 को लेकर के। तो 27 में क्या बात की गई है अभी मैं आपको एक करके बताऊंगी, ठीक है। देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर द कोर्ट रिलाइड ऑन द जजमेंट, जो आपका कोर्ट था उसने रिलाइड किया था, ठीक है, जजमेंट जो डिलीवर किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मोहम्मद इनायतुल्लाह का लीडिंग केस है 27 का, आप सबको पता ही होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इलिसिटेटिंग जो आपका सेक्शन 27 में आता है, ठीक है। इट हैज बीन हेल्ड द फर्स्ट कंडीशन इम्पोज एंड नेसेसरी फॉर द ब्रिंगिंग सेक्शन इनटू द ऑपरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था इस केस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाएगा किस चीज को लेकर के, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, ठीक है, कि इट हैज बीन हेल्ड द फर्स्ट कंडीशन जो इंपोज की गई थी नेसेसरी फॉर द ब्रिंगिंग दिस सेक्शन इनटू ऑपरेशन। ये जब सेक्शन मतलब अप्लाई होगा, क्या होना चाहिए, द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की डिस्कवरी, खोज होनी चाहिए, ठीक है। विच, कैसे, किसके बारे में, कौन से तथ्य, विच शुड बी रिलेवेंट फैक्ट, कैसे होने चाहिए जो तथ्य की जानकारी हो रही है यहाँ पर। 27 से बिल्कुल लेटेस्ट केस है, आप इसको 27 अपने ब्रेक पे भी लिख लेंगे, ठीक है, फॉर पीटीएन मेंस दोनों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुड बी ए रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है, जब आप अपने मेंस के आंसर को लेटेस्ट के साथ, वो लीडिंग केस के साथ साथ में बिल्कुल जो रिसेंट केस लॉज आए हैं, जो लेटेस्ट आए हैं, उनसे ऐड करोगे तो क्या होगा, तो आपकी ना क्वालिटी अच्छी होगी आंसर की, ठीक है, आंसर क्वालिटी बढ़ेगी और उसमें मार्क्स भी मिलेंगे आपको अच्छे से। Relevant fact in consequence of information received from the person accused of an offense, ये बात करता है एक तरीके से, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि जब ये सेक्शन अप्लाई होगा तब होगा जब डिस्कवरी हो रही है फैक्ट्स की, वो भी जो रिलीवेंट होना चाहिए, किससे रिलीवेंट, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव, वही बात रिलीवेंट होगी उस इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव की जा रही है, किससे, एक्यूज पर्सन से। एक्यूज पर्सन कौन होगा, उसी ऑफेंस का एक्यूज पर्सन होगा, बात है क्लियर। इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, क्लियर। सेकंड क्या बात कही गई है, सेकंड कहता है कि डिस्कवरी ऑफ सच अ फैक्ट मस्ट बी डिपोज्ड टू अ फैक्ट ऑलरेडी नोन टू द पुलिस विल फॉल फॉर एंड नॉट मीट दिस कंडीशन। एक तरीके से जो फैक्ट उनको पहले से पता थे वो चीज आपका यहाँ पर क्या होगा, वो बात आपकी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, कि दूसरा यह कि इस तथ्य की खोज के उजागर किया जाना चाहिए, पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्य गलत साबित होगा और इस शर्त का पूरा नहीं करेगा। अगर वो पहले से ज्ञात तथ्य वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आएगी, पहले से उस पुलिस को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली बात आती है। अब हम बात करेंगे सेकंड हो गया, थर्ड देखेंगे क्या वो, ये सब वो आपके सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि ये चीज अप्लाई होंगी यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, थर्ड इज दैट एट द टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब वो व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव मतलब दी जा रही है, उस समय वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उस एक्यूज पर्सन से, वो व्यक्ति कहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो वो व्यक्ति होना चाहिए आपका, एक्यूज का होना बहुत जरूरी है पुलिस कस्टडी में। कहाँ पर होना चाहिए उस एक्यूज को, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लास्टली की बात करेंगे, लास्ट में क्या होगा, ओनली सो मच, क्योंकि उसमें भी है सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन का वही पार्ट जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का काम करता है, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होगी वहां पर चीजें, ठीक है, यही वाली बात आती है कि सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स, जो रिलेट्स करता है वो डिस्टिंग मतलब अलग करता है टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड रिजल्टिंग इन द रिकवरी,
ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट विच इज एडमिसिबल। एक तरीके से ये कहता है कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मानी जाएगी और उस पार्ट को अलग कर देंगे जो डिस्कवर हो रहा है आपका किससे, फिजिकल ऑब्जेक्ट से। बस जितनी एडमिसिबल होगी उतनी, उससे ज्यादा वहां पर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कि केवल इतनी ही जानकारी जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है। डायरेक्टली वहां पर क्या हो, वो स्पष्टली रूप से संबंधित हो, जिसके परिणाम स्वरूप एक भौतिक वस्तु की बरामदगी हुई है, वो स्वीकार्य है। सिर्फ जो फैक्ट या जो ऑब्जेक्ट वहां पर रिसीव हो वही माना जाएगा और नहीं। रिलेवेंट लीगल प्रोविजन 27 इसके बारे में बात ही करता है। तो देखिएगा 27 में यही बात है कि हाउ मच सच इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज मे बी प्रूव्ड। सिर्फ कितनी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिर्फ उतनी होगी, उसके अलग कोई भी बात वहां पर रिलेवेंट नहीं मानी जाती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मानी जाती है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये किस बात को लेकर के बेस्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट फैक्ट, ये बात डॉक्ट्राइन है हमारी, कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, ठीक है, या सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, स्वीकार किए गए प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकती है, 27 ये बात ही करता है। तो हमने यहाँ पर मेन चीजें देखी आप सबके लिए। ठीक है, तो 5-6 केस आपके मैंने कराए हैं विद रिसेंट केस लॉज एंड आपका लीगल प्रोविजंस के साथ में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिएगा, फिर हम इससे आगे और ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।